हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली के अगले दिन छवि देखती है कि उनके घर में बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए सारे गिफ्ट्स खोलकर देखती है, जिसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उनमें से वो एक एक करके काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे सब खाती है और तभी खाते खाते बोलती है, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन सबसे बेस्ट ये छुआरे हैं। इसे खाकर देखती हूँ। अरे वाह, ये तो सारे ड्राई फ्रूट में से सबसे बढ़िया है। इसी को खाती हूँ। काजू बादाम रख देती हूँ। इतना बोलकर छवि वो सारे गिफ्ट्स उठाकर रख देती है और छुआरे खाकर काम करने लगती है। छवि रसोई में चाय बना रही होती है, तभी अंगड़ाई लेते हुए समीर आकर बोलता है, अरे जान, क्या कर रही हो? चाय बनाई कि नहीं? अरे बस बन गई, अभी देती हूँ। तुम्हें पता है ना छवि, चाय मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना मेरी सुबह अधूरी है। अरे मेरे बिना आपका कुछ अधूरा नहीं रहेगा। मजे से चल रही है ना आपकी लाइफ? अरे जान, तुम्हारे बिना तो मेरी रातें अधूरी हैं। क्या बोला आपने? जरा दोबारा बोलना। रातें अधूरी है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब तो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मैं, सब अधूरा है मेरी जाने मन। वैसे तुम इतनी देर से क्या चल रही हो मेरे सामने? देख रहा हूँ, एक के बाद एक उठाकर खाए जा रही हो। अरे समीर जी, मैंने ना दिवाली के गिफ्ट ओपन किए। उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट के डब्बे थे, जिसमें से मैंने छुआरे खा लिए। वो मुझे बड़े अच्छे लगे। तब से मेरा हाथ और मुंह रुक ही नहीं रहा है। अच्छा है, खा लो। खाकर मोटी हो जाओ, फिर तुम डोरेमोन बन जाओगी। अच्छा, फिर मैं तुम्हें मार मार कर नोबिता बना दूंगी। पकड़ो अपनी चाय और हटो यहाँ से। समीर छवि से अपनी चाय लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद रेडी होकर आता है। छवि घर के काम कर रही होती है, तभी उसकी सास प्राजक्ता आकर उसे बोलती है, अरे बहू, यहाँ टेबल पर दिवाली के गिफ्ट्स रखे थे, कहाँ गए सारे? वो माँ जी, मैंने उठा कर रख दी है। मिठाइयाँ फ्रिज में रख दी है और कुछ कंटेनर में रख दी है। आपको कुछ चाहिए उनमें से? हाँ बहू, मुझे ना उनमें से काजू और छुआरों को हल्का सा भून कर दे। बहुत फायदेमंद होते हैं ऐसे खाने में। है माँ जी? फायदेमंद? माँ जी, छुआरे खाने के क्या फायदे होते हैं? बहू, छुआरे खाने से वजन बढ़ता है, ताकत आती है। किसी के अगर फुंसी वगैरह हो तो वो भी ठीक हो जाती है। और 2-3 खजूर को रात में दूध के साथ खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद होते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब मैं खा सकती हूँ डेली? हाँ, खा सकती है, लेकिन 4-5, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा माँ जी, 4-5 से मेरा क्या होगा? मैं तो 10-12 खाए बिना चैन ही नहीं लूंगी। वक्त बीतता है। छवि हद से ज्यादा छुआरे खाना शुरू कर देती है और दिन पर दिन उसका ये चस्का लगा ही रहता है। अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है और वो लगातार वॉशरूम जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से दवाई लेकर वो ठीक हो जाती है और बोलती है, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। कितना मिस किया मैंने अपने छुआरों को। आज तो दिल खोल कर खाऊंगी। इतना बोलकर छवि अपने बेड के साइड के ड्रॉर में से छुआरे निकाल कर खाने लगती है। उसी वक्त उसकी सास छवि के कमरे से गुजरती है और उसे खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो कुछ कहती इतने में ही प्राजक्ता को उसकी पड़ोसन मिनम्मा आवाज देकर बुला लेती है। प्राजक्ता उसके पास चली जाती है और बोलती है, अरे ओ मद्रासन, आज कैसे आ गई तू? अरे मैं बस आ गई, मजबूरी में आई। वो क्या है ना, मेरे को तेरे से बात करनी है। हाँ बोल बोल, तू मेरे से क्या बात करना चाहती है? अये यो, तू मेरा नकल करती है। चल छोड़, मेरे को अपनी बहू की बात करनी है तेरे से। तेरा पास में कान ला, बताऊं। ले आ गई, अब बोल। वो मेरी बहू है ना इशिता, वो रात को सोते सोते बिस्तर पे सूसू कर देती है। मैं उसको कितनी बार बालकनी में गीला गद्दा सुखाते देखी। रोज बोलती है कि मम्मी जी, पानी गिर गया बिस्तर पर। अब बता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसकी ये बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, खुद कहकर या डॉक्टर के पास ले जाकर। बस इतनी सी बात, मेरे पास इसका इलाज है। तुम्हारे पास छुआरे हैं? हाँ है। देख, अपनी बहू को रोज रात को छुआरे खिला दे, वरना रात को छुआरे का दूध बनाकर पिला दे। ये छुआरे रात को खिला दे, बहुत फायदा करेंगे और ये तेरी बहू की परेशानी को भी दूर कर देंगे। चाहे तो उसको छुपा के दे दे या फिर ऐसे ही दे दे। अरे वाह यार, ये तो सही है। मैं जरूर करूँगी तेरे इस नुस्खे को। अच्छा, अब चलती हूँ। मिनम्मा वहाँ से चली जाती है और दोनों की बात छवि सुन लेती है। छवि अपनी सास के पास जाकर बोलती है,
माँ जी, अभी अभी आपने मिनिम्मा आंटी को क्या बताया? सच में क्या इसका ये असर भी होता है? हाँ बहू, छुआरों को इसमें भी खाते हैं। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि घर में बहुत सारे छुआरे रखे हैं, क्यों ना हम उसकी कोई अच्छी सी डिश बना ले? हाँ बना ले, बहुत कुछ बनता है इससे, जैसे छुआरे के लड्डू, बर्फी, चाट, इसका हलवा और दूध भी, और बहुत सी चीजों में डलता है ये मेवे की तरह। ठीक है माँ जी, तो मैं बर्फी बनाऊंगी इसकी। आप मुझे बताना कैसे बनती है। ठीक है, चल रसोई में इसकी पहले गुठली निकाल लेते हैं। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर दोनों सास बहू रसोई में छुआरों की बर्फी बनाने लग जाती हैं और उसकी गुठली निकालते हुए कुछ छुआरे छवि छुपके यूं ही मुंह में खा लेती है और कुछ देर बाद दोनों सास बहू मिलकर बर्फी बना लेती हैं और प्राजक्ता बोलती है, ले बहू, अब इसे बराबर हिस्सों में आकार में काट दे और इसे खाकर बता कैसे है। छवि बर्फी को बराबर एक ट्रे में काट देती है और खाती है, जिसके बाद उसे इस बर्फी का और चस्का लग जाता है। 3-4 बर्फी खाने के बाद वो बोलती है, वाह माँ जी, क्या चीज बनाई है आपने, एकदम मस्त। आप भी खा के देखिए। अरे तेरी 3-4 बर्फियाँ एक साथ ठूसने से ही मैं समझ गई कि बर्फी कितनी अच्छी बनी है। मैं खा लूंगी, लेकिन तू ज्यादा मत खा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं देख रही हूँ तू छुआरे बहुत खाने लग गई है। अरे माँ जी, मैं तो बस कभी कभार खाती हूँ, बस ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर ज्यादा मत खाइयो। ऐसे ही रात को छवि रसोई में जाकर सबके सोने के बाद चुपके से छुआरों की बर्फी को खा लेती है और कमरे में लेट जाती है, जिसके बाद वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो 1 घंटे तक करवट बदलती रहती है और बैठकर बोलती है, ओफो, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ देर आंख लगती है और उसके बाद तो मानो जैसे आंखों से नींद छूमंतर हो जाती है, और मेरी आंखें तो आज ऐसे खुली है जैसे बिग बाजार में सेल के दरवाजे खुले हो। क्या हो गया है मुझे? क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैगजीन पढ़ लेती हूँ, शायद पढ़ने से मुझे नींद आ जाए। छवि वो मैगजीन पढ़ने लगती है। आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आती और वो अपने कमरे में इधर उधर चलने लगती है, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं ही आती। साथ ही उसे गर्मी लगने की वजह से अचानक ही बहुत पसीने आने लगते हैं और छवि बोलती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, नींद है कि आती नहीं। उबासी पर उबासी आई जा रही है, आंखें दर्द हो रही है, बदन टूटा जा रहा है और गर्मी तो बेअंत लग रही है। एक काम करती हूँ, एसी ऑन कर देती हूँ, शायद ठंडक से मुझे नींद आ जाए। रात की 2 बजे से 6 बज जाते हैं। छवि खुले बालों में भूतों की तरह डार्क सर्कल लिए बेड पर बैठी होती है। जैसे ही समीर जागता है तो छवि पर उसकी नजर जाती है और वो जोर से चीखकर बोलता है, भूतनी मेरे कमरे में। माँ, छवि कहाँ गई? माँ, छवि पर कब्जा तो नहीं कर लिया किसी भूतनी ने? समीर जी, मैं हूँ आपकी छवि। नहीं, तुम मेरी छवि नहीं हो सकती। मेरी छवि को छोड़ो तुम। हे बजरंगबली, मेरी सहायता कीजिए। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, मेरी छवि को छोड़ तू, पतली गली नाप तू। अरे समीर जी, मैं हूँ आपकी वाइफ, आपकी अर्धांगिनी, आपकी अपनी छवि। भूल गए क्या मुझे? छवि उसके पास जाकर उसे ये सब बताती है और वो डर डर कर ध्यान से उसे देखकर बोलता है, तुम मेरी छवि हो? अरे छवि, तुमने अपनी ये क्या छवि बना रखी है भूतनी की तरह? अरे आईने में अपनी शक्ल को देखो। सुबह सुबह इस तरह का मेकअप करना जरूरी है क्या? समीर जी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बल्कि मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे चेहरे का ये हाल हो गया। सारी रात मैं मैगजीन पढ़ती रही, पढ़ के मुझे याद भी हो गई, लेकिन नींद नहीं आई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? रोज तो आती है, आज क्यों नहीं आई? और घर का काम करने के बाद तो तुम थक जाती हो, थकान से तो आनी चाहिए। समीर जी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी आंखें जरूरत से ज्यादा दर्द कर रही है, लेकिन नींद का कुछ अता पता नहीं है। जरूर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा, जब भी ऐसा हुआ है। समीर इतना कहता ही है कि तभी छवि की सास आकर बोलती है, जरूर छुआरे की बर्फी ज्यादा खाई होगी, तभी इसे नींद नहीं आ रही। पूछ इससे। छवि, क्या माँ सच बोल रही हैं? तुमने छुआरे की बर्फी खाई है ज्यादा? हाँ समीर जी। इसीलिए तो तुम्हारी ये हालत हुई है। अरे इतना छुआरे कोई नहीं खाता जितना तुमने खाए। ड्राई फ्रूट ऐसे नहीं खाए जाते कि कच्चे लगे रहो तो चने मूंगफली की तरह खाते रहो,
समीर इतना बोलकर छवि को डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहां वो उसका टेस्ट करता है और रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। साथ ही वो छवि को स्लीपिंग इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो आराम कर पाए। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है और सब वैसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में एक महेंद्र सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी परमिंदर के साथ रहता था। उनकी रहमत नाम की एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। महेंद्र और उसकी बीवी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे और ऐसे ही एक दिन उनके पास कमल नाम के एक NRI लड़के का रिश्ता आता है और थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी भाभी नयनतारा के साथ रहमत को देखने आता है। आइए जी आइए, बैठिए। अरे परमिंदर, जरा इन लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ जी होने लेके आई। आ लो जी। वैसे बड़े भाई साहब नहीं आए? जी नहीं, वो दरअसल आना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से पेरिस जाना पड़ गया। वैसे आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी जरूर। रहमत हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आ जाती है और कमल को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। नयनतारा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उनसे दहेज की बात करना शुरू कर देती है। जी देखिए, वैसे तो घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बड़े भाई साहब ही हैं। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तो बाकी की बातें मुझे ही करनी पड़ेंगी। जी जी जरूर जरूर। जी तो कितनी प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करना चाहेंगे? महेंद्र नयनतारा की सारी शर्तें मान लेता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमल और रहमत होटल में चले जाते हैं, जहां वो अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगले ही दिन वो दोनों एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कमल रहमत से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। रहमत उसका इंतजार करते करते थक जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कमल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो एयरपोर्ट से रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखकर उससे पूछते हैं, रहमत पुत्र की होया? तू रो क्यों रही है? माँ वो मुझे कल एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। माँ क्या बेटा, तू क्या कह रही है? जी तुसे एक काम करो ना, जाओ सबनू लेके लब्बो, कमल इत्थे किते होना है। महेंद्र कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कमल को ढूंढने निकल पड़ता है। थक हार कर कमल अपने भाइयों के साथ जाकर पुलिस कंप्लेन कर देता है। वहाँ इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं, जी देखिए, बाकी सब तो ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन आप सब लोगों ने उस लड़के के बारे में पहले कुछ पता करा था कि वो कौन है, कि कहाँ रहता है और क्या काम करता है, वगैरह वगैरह? जी नहीं। जी देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोग नकली NRI बनकर आते हैं और एक अमीर लड़की से झूठी शादी कर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुन वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रहमत को पता चलता है कि वो कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय, ये क्या कह रही है पुत्र? तेरे पापा नु पता चलिया ना, ओ तेनू ता इस बच्चे नु जान तो मार देंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है जैसा है मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकती माँ। तभी वहाँ से रहमत के पिता गुजर रहे होते हैं और वो उसकी माँ के साथ हो रही सारी बातें सुन लेते हैं। क्या तू उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है जिसने तुझे 2 दिन की शादी के बाद बेसहारा छोड़ दिया था? नहीं पापा जी, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, और जो भी हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का भला क्या कसूर था? मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। महेंद्र उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रहमत की माँ बीच में आ जाती है और उसे भागने को कहती है।
महेंद्र के आदमी रहमत का पीछा करने लगते हैं कि तभी वो अरमान नाम के लड़के, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और वो उससे कहता है, आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? तभी रहमत के पिता के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और अरमान से कहते हैं, ओए, इसे हमारे हवाले कर दे। प्लीज 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 मेरी जान बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है और रहमत से इसके पीछे की वजह पूछता है। तब रहमत उसे सारी बात बताती है और उसकी बात सुनकर अरमान उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप मेरे साथ दिल्ली चलिए ताकि आप इनसे महफूज रह सकें। रहमत अरमान के साथ दिल्ली चली जाती है और उसके साथ वहीं रहने लगती है। अरमान उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब दे देता है, जिससे वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। अरमान और रहमत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे अरमान को रहमत से प्यार हो जाता है और रहमत भी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अरमान अपने दिल की बात बताने के लिए रहमत को ऑफिस बुलाता है। अरमान, आपने मुझे बुलाया? हाँ रहमत, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अरमान, कहिए। रहमत, बात ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा, क्या आप उसे अपना नाम दे पाएंगे? देखो रहमत, मैं जानता हूँ, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। अरमान और रहमत दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जल्दी से जल्दी शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरमान अपनी सगाई का फंक्शन रखता है, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। तो वहीं अरमान के बचपन का दोस्त कमल भी वहां आता है, जो कि वही इंसान होता है जिसने रहमत से शादी करके उसे धोखा दिया था। अरमान उसका स्वागत करता है। तो आ ही गया तू? अरे अरे अरे, मेरे बचपन के दोस्त की शादी है भाई, आता कैसे नहीं। वैसे एक बात बता, मैंने सुना था तेरे बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। अरे हाँ यार, अब सब ठीक है, मैंने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। अरे अब यहीं खड़ा खड़ा बात करेगा या मुझे भाभी से भी मिलवाएगा? आ चल, मिलाता हूँ। अरमान उसे रहमत से मिलने ले जाता है और जैसे ही कमल को रहमत देखती है तो उसके चेहरे के आगे उसके अतीत का काला साया आ जाता है और वो स्टेज पर से ही रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाकर उससे पूछता है, रहमत बताओ तो क्या हुआ? अरमान, आज मैंने उसी इंसान का चेहरा देखा जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। कौन है वो रहमत? बताओ मुझे। वो और कोई नहीं, आपके बचपन का दोस्त कमल है। कमल की सच्चाई जानकर अरमान आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत नीचे जाता है। ऐसे में वो कमल की खूब पिटाई करता है और कमल एकदम से उसे पीछे धकेलकर उससे पूछता है, अरे यार, आखिर बात क्या है? तू मुझे मार क्यों रहा है? मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। तूने रहमत से बस इसलिए शादी की ताकि उसका पैसा और प्रॉपर्टीज हथिया सके। जानता भी है वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच जानने के बाद अरमान अपने दोस्त पर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। अदालत उसे धोखाधड़ी और रहमत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 साल की सजा सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रहमत और अरमान एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और थोड़े ही समय बाद रहमत एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।